आज हम लोग ग्रामर का एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, टेंस। आइए बात करते हैं टेंस की। टेंस होता क्या है? सबसे पहली बात कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। वर्ब एक्शन बताता है, पोजीशन बताता है, स्टेट बताता है। एडवर्ब्स वर्ब के बारे में बताते हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में भी बताते हैं। प्रीपोजिशंस नाउन्स को कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं। कंजंक्शंस वर्ब्स को कनेक्ट करते हैं, सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, क्लॉजेस और फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं। इंटरजेक्शंस अलग अलग एक्सप्रेशंस की बातें बताते हैं। सडन रिएक्शंस के बारे में बताते हैं। लेकिन कहीं भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में टेंस, वॉइस और नरेशन जैसे शब्दों की चर्चा नहीं होती है। तो फिर ये टेंस किस चीज के बारे में बताता है? टेंस एक्चुअली एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टाइम। लेकिन क्या ये उतना ही नेचुरल है जितना हम जिस टाइम वर्ड को जानते हैं? जी नहीं। टाइम एक यूनिवर्सल शब्द है, लेकिन टेंस वैसे टाइम को कहते हैं जो किसी एक्शन के बारे में पर्टिकुलरली हमें बताता है। जब कोई एक्शन हो रहा हो, जब कोई एक्शन बीत चुका हो, या जब कोई एक्शन होने वाला हो, तो दो अलग अलग टाइम को जब आपस में रिलेट किया जाता है तो इसे हम लोग टेंस के नाम से जानते हैं। टेंस वर्ब के उन फॉर्म्स को कहा जाता है जिसके माध्यम से हम कार्य के अलग अलग समय और अलग अलग अवस्थाओं के बारे में भी जानते हैं। टेंस उस दो समय के रिलेशन को भी कहा जाता है जिसमें एक एक्शन का होना दिखाता है और एक उसके बारे में बात किया जाना दिखाता है। आइए मैं आपको पहले टेंस से परिचित करा दूं, फिर एक एग्जांपल से बताऊंगा कि टेंस एक्चुअली में आप कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, टेंस के बारे में समझिए। अगर आप टेंस को इक्वल टू टाइम मानते हैं, अगर आप टेंस को इक्वल टू टाइम मानते हैं तो समझिए टेंस के तीन भाग होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर आप टेंस को टाइम मानते हैं तो मैंने पास्ट इसलिए लिखा क्योंकि पास्ट वो समय होता है जो बीत चुका होता है, जो पहले कभी प्रेजेंट ही था, लेकिन जब उसके बीत जाने के बाद उसके बारे में हम बात करते हैं तो वो उस बीत जाने के बाद पास्ट कहा जाता है। प्रेजेंट जिस एक्शन को करने वाला या देखने वाला अपनी आंखों के सामने फील करता हो, वो समय हमेशा प्रेजेंट होता है। इसका मतलब इंसान हमेशा प्रेजेंट टाइम में ही होता है। जब वो प्रेजेंट टाइम बीत जाता है, वो एक्शन का होना हो जाता है और उसके बारे में होने के बाद चर्चा होती है, तो वही एक्शन पास्ट हो जाता है। अगला है आपका फ्यूचर। फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम वो टाइम है जिसके होने की अभी हम उम्मीद कर रहे हैं। जो अभी से अगले पल होने वाला है वो अभी के अनुसार फ्यूचर है, लेकिन जैसे ही अगला पल आ जाता है वो फ्यूचर प्रेजेंट हो जाता है, और फिर जैसे ही एक पल और बीत जाता है वो फ्यूचर पहले प्रेजेंट और फिर उसके बाद पास्ट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि ये समय कंटिन्यूअसली चलता रहता है, और जब आप किसी चीज को, किसी एक्शन को सामने से फेस करते हैं वो आपका प्रेजेंट होता है। जिस एक्शन को आप ऑलरेडी कर चुके हैं और बाद वाले समय में उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, उसको पलट के देखते हैं, तो वो आपका पास्ट होता है। और जिस चीज की अभी उम्मीद कर रहे हैं वो आपका फ्यूचर होता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये है सड़क, इसे आप समय कह सकते हैं, जो एंडलेस है। हर पीछे आने वाले का वो अलग प्रेजेंट होता है। आपका प्रेजेंट अलग है, जो आपके आगे निकल चुका है उसका प्रेजेंट अलग है, जो आपके अभी पीछे है उसका प्रेजेंट अलग है। हर व्यक्ति का अपने अनुसार अपना प्रेजेंट होता है, हर व्यक्ति का अपने अनुसार अपना फ्यूचर। मान लीजिए सड़क पर तीन गाड़ियां हैं। आप बीच वाली गाड़ी में हैं। अगर आप इस गाड़ी में हैं तो आपके अनुसार तो ये आगे वाला जो गाड़ी है वो क्या है? फ्यूचर में है, क्योंकि वो तो आपके आगे है। आपके ही अनुसार ये पीछे वाली गाड़ी पास्ट में है। लेकिन क्या पीछे वाली गाड़ी अपने अनुसार पास्ट में है? नहीं, पीछे वाली गाड़ी अपने अनुसार प्रेजेंट में ही है। वो आपके अनुसार पास्ट में है क्योंकि वो आपके पीछे है। क्या आगे वाली गाड़ी अपने अनुसार फ्यूचर में है? जी नहीं, आगे वाली गाड़ी अपने अनुसार प्रेजेंट में ही है, वो आपके अनुसार फ्यूचर में है। इसका मतलब यह हुआ कि मैं यहां से इसको रिलेट कर रहा हूं तो ये फ्यूचर हो रहा है, मैं यहां से इसको रिलेट कर रहा हूं तो ये पास्ट हो रहा है। लेकिन हर चीज को अगर उसी की जगह से रिलेट किया जाए तो वो हमेशा प्रेजेंट होता है। तो सड़क एक टाइमलाइन है,
जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नहीं दिखाती है, वो ये दिखाती है कि समय निरंतर चलता रहता है। हर पीछे वाले के लिए अलग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, हर आगे वाले के लिए अलग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं और तो आपकी गाड़ी के दोनों तरफ शीशे लगे हुए हैं। आपको आपकी जो वर्तमान स्थिति है, आपकी गाड़ी यहां हो, चाहे आगे बढ़ चुकी हो, चाहे पीछे ही हो, आपकी जो वर्तमान स्थिति है वो हमेशा आपको प्रेजेंट टाइम में ही बताएगी। आप जहां पे मौजूद है वो आपका प्रेजेंट टाइम है, लेकिन ये जो अगला शीशा है वो हमेशा आपको आपका फ्यूचर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस अगले शीशे में दिखने वाली चीजों का पीछा कर रहे होते हैं, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, इसलिए वो हमेशा आपका फ्यूचर होता है। और जब आप पिछले शीशे की तरफ मुड़ के देखते हैं तो आपको वो रास्ता दिखाई देता है, वो चीजें दिखाई देती हैं जो आपका पीछा कर रही होती हैं, जिसे आप पीछे छोड़ के आ चुके होते हैं। तो गाड़ी की सीट पर जो बैठे हुआ व्यक्ति है वो हमेशा अपने आप को प्रेजेंट में फील करता है, लेकिन उसका अगला शीशा उसे हमेशा फ्यूचर और उसका पिछला शीशा हमेशा उसे पास्ट के बारे में बताता है। तो ये होता है टेंस का टाइम से कनेक्शन। आगे बात करते हैं टेंस के बारे में। टेंस सिर्फ यही नहीं बताता है कि कार्य कौन कौन से समय में हो रहा है, टेंस साथ में यह भी बताता है कि कार्य की अलग अलग अवस्थाएं भी होती हैं। 3 समय आपने देखा, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि कोई काम जो अभी चल रहा है वो हमेशा चलता रहेगा, या जो कोई काम समाप्त हुआ है वो उसके पहले चल भी तो रहा था? जो काम अभी चल रहा है और थोड़ी देर के बाद समाप्त हो जाएगा, ये भी तो हो सकता है कि वो काम फिर अगले दिन शुरू हो, चले और समाप्त हो जाए, उसके पिछले दिन भी शुरू हुआ हो, चला हो और फिर समाप्त हो गया हो। इसका मतलब कि कार्य की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। एक वो अवस्था जिसमें कार्य को चलता हुआ दिखाया जाता है, एक वो अवस्था जिसमें कार्य को समाप्त हो चुका दिखाया जाता है, और एक वो अवस्था जिसमें यह बताया जाता है कि कार्य जो है वो हर रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती रहती है। तो टेंस में 3 समय और कार्य की 4 अलग अलग अवस्थाओं को दिखाया जाता है। अब कार्य की 4 अलग अलग अवस्थाएं, मैंने जैसा कि आपको बताया कि होती तो एक ही बार हैं, लेकिन जब वो बीत जाती हैं तो वो पास्ट कहलाती हैं, जब तक वो चल रही होती हैं वो प्रेजेंट कहलाती हैं, और अगले वाला कार्य जो अभी शुरू नहीं हुआ होता है तो फ्यूचर कहलाता है। यानी एक ही कार्य, उसी की अलग अलग अवस्थाएं तीनों समय में दर्शाई जा सकती हैं, एक होते समय, एक उसके बीत जाने के बाद, और एक उसके होने से पहले। तो कार्य की 4 अवस्थाएं होती हैं जो 3 अलग अलग समयों में अलग अलग क्रिया के रूपों से, यानी कि वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स की सहायता से दर्शाए जा सकते हैं, जिसे हम लोग अलग अलग टेंस कहते हैं। इस प्रकार अगर मैं बात करूं तो इन तीनों टाइम में सेम एक ही एक्शन की अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाया जा सकता है, और वो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं सिंपल, जिसे आप इनडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, जिसे आप प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग लेखक आपको अलग अलग नाम से एक्शन को दर्शाते हैं। थर्ड होता है परफेक्ट, और एक चौथा होता है जिसे आप परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों में अंतर क्या है मैं पहले आपको बता दूं। सिंपल एक्शन जो यह बताता है कि कार्य ना तो चल रहा है ना समाप्त हुआ है। कार्य सामान्य अर्थों में उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो कार्य होता है, या पास्ट में कभी होता था, शायद अब नहीं होता है, या फ्यूचर में कभी होगा, जो कि ना पास्ट में हुआ है ना अभी हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि होगा। तो कार्य की सामान्य अवस्था जो चलते हुए नहीं दिखाई जाती है, ना ही समाप्त हुई हो दिखाई जाती है। कार्य की वो अवस्था जो किसी की आदत, किसी की दिनचर्या, किसी सत्य बात को, किसी कहावत को, या किसी कार्य को जनरल सेंस में, सामान्य स्थिति में जो अक्सर रिपीट होता रहता हो, या जो कभी कभी रिपीट होता रहता हो, या जो हमेशा रिपीट होता रहता हो, उसके बारे में बताती है। कार्य की दूसरी अवस्था होती है कंटिन्यूअस। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये कंटिन्यूअस अवस्था होती है जो चलते हुए कार्य को दर्शाती है। मैं पढ़ाता हूं यानी मैं अक्सर इस काम को रिपीट करता हूं, लेकिन मैं अभी पढ़ा रहा हूं यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्क इज गोइंग ऑन। परफेक्ट, मान लीजिए मैंने कोई कार्य शुरू किया है, तो जीवन में कोई भी कार्य जो शुरू हुआ है उसको कभी ना कभी समाप्त होना भी है। जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, तो बीच में जो वो कार्य करता रहता है वो कंटिन्यूटी में होती है, लेकिन जिस दिन उसकी मृत्यु हो जाती है उसके का कार्य समाप्त हो जाता है। तो जिस कार्य को मैंने शुरू किया उस कार्य को मैं समाप्त करूंगा। मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब कभी ना कभी टेंस पढ़ा के समाप्त भी करूंगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई ऐसा कार्य
जो लंबे समय से चल रहा हो, जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, और आप ये नहीं जानते हो कि वो आगे कब तक चलेगा, तो आपके दिमाग में होता है कि अच्छा इसका कुछ हिस्सा हो चुका है, कुछ हिस्सा बाकी है। या परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि कोई कार्य संभवतः हाल फिलहाल में समाप्त हुआ है, लेकिन उसका असर अभी भी नजर आ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति मैदान में दौड़ते 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 आपके पास आता है और वो हाँफ रहा है, तो आप उसके हाँफने से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो काफी देर से दौड़ रहा है। हो सकता है रात भर बारिश हुई हो और आप रात भर सोए हो, जब सुबह घर से बाहर निकलते हो तो सारा मैदान, सारा जमीन गीला गीला नजर आता है, जहां तहां पानी नजर आता है, तो आपको लगेगा हो सकता है पूरे रात से बारिश हो रही हो। तो कोई ऐसा काम जो कंटिन्यूअसली होता रह रहा है और आगे भी हो सकता है कि होगा, तो ऐसे कार्य को हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो कार्य की ये जो चारों अवस्थाएं हैं वो तीनों समयों में, क्योंकि कार्य तो वही होता है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अगले दिन वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, कल मैं जो पढ़ाऊंगा वो हो सकता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगा, लेकिन आज के अनुसार तो फ्यूचर है वो, लेकिन जैसे ही कल आ जाएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, उसके अगले दिन वही कार्य पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कार्य एक ही होता है, बशर्ते उसके बारे में जब हम बात करते हैं वो समय बदल जाता है, तो इस बदले हुए समय की वजह से वही कार्य अलग अलग समय में दर्शाया जाता है। तो आपने देखा कि टेंस जो होता है वो 3 अलग अलग समय को और 4 अलग अलग कार्य की अवस्थाओं को दर्शाता है, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल 12 टेंस होते हैं, और इन 12 टेंस को क्रिया के अलग अलग रूपों के द्वारा दर्शाया जाता है। आइए हम लोग क्रिया के अलग अलग रूपों के बात करते हैं कि कौन से क्रिया के रूप से हम किस टेंस के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि टेंस के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो क्रिया को 2 भागों में बांट दिया गया, एक मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया, जिसे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब कार्य के अर्थ और कार्य की अवस्था को दर्शाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब कार्य के समय को दर्शाते हैं। तो आइए बात करते हैं। देखिए, क्रिया, मुख्य क्रिया के नॉर्मली 5 रूप माने जाते हैं। ये 5 रूप कार्य की अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाते हैं। कौन सी कार्य की अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाते हैं? देखिए, ये सिंपल दर्शाता है, लेकिन इसके भी 2 धड़े हैं। अगर ये अकेला आएगा, अकेले आएगा, तो ये प्रेजेंट सिंपल दर्शाता है, प्रेजेंट सिंपल। लेकिन यही क्रिया का पहला रूप विल या शैल के साथ आ जाए तो ये फ्यूचर सिंपल दिखाता है। बात करते हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म की। सेकंड फॉर्म जो है वो समय और अवस्था दोनों अकेले बताता है। ये पास्ट सिंपल बताता है, यानी कि पास्ट सिंपल में अगर कोई वाक्य, यानी कोई वाक्य जो पास्ट में होता था अब नहीं होता है, उसे आप पास्ट सिंपल में जब लिखेंगे, मैं वहां गया था, आई वेंट देयर, तो आप क्रिया के दूसरे रूप का इस्तेमाल करेंगे, तो ये पास्ट सिंपल दर्शाता है। बात करते हैं क्रिया के तीसरे रूप की। क्रिया का तीसरा रूप पूर्ण कार्य यानी फिनिश्ड एक्शन को दर्शाता है। फिनिश्ड एक्शन। अब फिनिश्ड एक्शन तो दर्शाता है, लेकिन ये नहीं बताता कि वे प्रेजेंट की बात कर रहा है कि पास्ट की या फ्यूचर की। तो इसके लिए इसके साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाते हैं हैव, हैज, इसके लिए हम लोग लगाते हैं हैड, और इसके लिए लगाते हैं हम लोग विल हैव या शैल हैव। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया से हमेशा पहले लिखी जाती हैं, तो इन्हें पहले लिखे जाएंगे, लेकिन जब प्रेजेंट की बात होगी तो हैव, हैज, जब पास्ट की बात होगी तो हैड, और जब फ्यूचर की बात होगी तो हम विल हैव, शैल हैव लगाएंगे। यानी इन तीनों के बाद हम V3 जोड़ देंगे, यानी क्रिया का तीसरा रूप। आई हैव प्लेड, आई हैड प्लेड, आई शैल हैव प्लेड, ही हैज प्लेड, ही हैड प्लेड, ही विल हैव प्लेड। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे वर्ब फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है। हमने अभी देखा कि किस तरीके से हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हैव, हैज, हैड लगाते हैं, और वो हैव, हैज के साथ प्रेजेंट परफेक्ट, हैड के साथ पास्ट परफेक्ट, और विल हैव, शैल हैव के साथ फ्यूचर परफेक्ट में यूज किया जाता है। लेकिन V4 के साथ क्या लगाया जाता है?
V4 के साथ हम लोग लगाते हैं इज एम आर, वाज वर और विल बी शैल बी। अब एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, V4 सिर्फ कंटिन्यूअस बताता है और ये नहीं कुछ बता सकता, ये ना प्रेजेंट बता सकता है, ना पास्ट, ना फ्यूचर। V4 जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस बता सकता है। तो प्रेजेंट बताने के लिए इसके पहले हम लोग इज एम आर लगाते हैं, पास्ट बताने के लिए वाज वर लगाते हैं और फ्यूचर बताने के लिए इसके साथ विल बी शैल बी लगाते हैं। दो बातें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। पहली बात कि परफेक्ट हैव हैज हैड विल हैव शैल हैव के साथ और कंटिन्यूअस इज एम आर वाज वर और विल बी शैल बी के साथ होते हैं। लेकिन दो बातें आपको यह और पता होनी चाहिए कि V3 और V4 ये वर्ब के दो ऐसे रूप हैं जिनका प्रयोग आप बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं कर सकते। V2 और V5 हमेशा अकेले प्रयोग होते हैं, लेकिन V3 और V4 कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग नहीं होते हैं। जब ये बिना हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग होंगे तो फिर ये एडजेक्टिव, एडवर्ब, दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम करेंगे। नॉन फाइनाइट में आपको ये बातें पढ़ने को मिलेंगी। नॉन फाइनाइट वर्ब में आपको ये पता चलेगा कि वर्ब कब वर्ब की तरह काम करता है और कब वर्ब दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम करता है। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि V3 और V4 जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएंगे, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बताने के लिए आपके पास अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। एक बात और, अब हमने बात कर लिया कंटिन्यूअस का और परफेक्ट का। इसके पहले हम लोगों ने सिंपल की भी बात कर ली। V1 प्रेजेंट सिंपल, विल प्लस V1 या शैल प्लस V1 फ्यूचर सिंपल, और V2 पास्ट सिंपल। V4 कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर के साथ, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर के साथ और फ्यूचर कंटिन्यूअस विल शैल के साथ, विल बी शैल बी के साथ। परफेक्ट V3 प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, हैव हैज के साथ, हैड के साथ और विल हैव शैल हैव के साथ। लेकिन एक चीज बताइए, अभी हमने बात किया परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है? एक तो परफेक्ट है और दूसरा कॉन्टिन्यूअस है। हम सब लोग जानते हैं कि परफेक्ट बनाने के लिए हैव वर्ब के साथ V3 की जरूरत होती है और कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए बी वर्ब प्लस V4 की जरूरत होती है, क्योंकि ये सारे के सारे बी वर्ब्स होते हैं, बी वर्ब्स। और बी वर्ब के साथ जब हम V4 लगा देते हैं तो सेंटेंस कंटिन्यूअस में हो जाता है। तो अब एक चीज दिमाग में रखिए, हैव को V3 चाहिए, V4 को बी वर्ब चाहिए। हम इन दोनों को आपस में मर्ज कर देते हैं और हमारे पास मिल जाता है बीन। हैव बीन परफेक्ट बना देगा और ये मिलके कंटिन्यूअस बना देंगे और इस तरीके से ये हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैव रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और विल हैव शैल हैव रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस भी देखना चाहते हैं तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सेम होगा। देखिए बीन प्लस V4 और इसके पहले हम लगा देंगे हैव हैज और हैड, हैव हैज, हैड और विल हैव शैल हैव, विल हैव शैल हैव। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि V5 का यूज क्या है और V5 V1 से कैसे डिफरेंट है, बनावट में कैसे डिफरेंट है और यूज में कैसे डिफरेंट है। आइए देखते हैं। हमने देखा कि हम लोग V4, V3 और उसके बाद बीन प्लस V4 का यूज करते हैं। तो V1 प्रेजेंट सिंपल, विल शैल प्लस V1 फ्यूचर सिंपल, V2 पास्ट सिंपल, तो तीनों सिंपल टेंस हो गए। हैव हैज प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट और विल हैव शैल हैव प्लस V3 फ्यूचर परफेक्ट। इज एम आर प्लस V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाजवर प्लस V4 पास्ट कंटिन्यूअस और विल बी शैल बी प्लस V4 फ्यूचर कंटिन्यूअस। और हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड प्लस बीन प्लस V4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और विल हैव शैल हैव प्लस बीन प्लस V4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन एक चीज दिमाग में आप रखिएगा कि अगर इसके साथ केवल बीन रहेगा,
जब तक V4 नहीं रहेगा तब तक ये कंटिन्यूअस नहीं है। केवल बीन तो परफेक्ट टेंस, और बीन के बाद जब V4 ऐड हो जाएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब ये है कि इसका और इसका कॉम्बिनेशन परफेक्ट है और इसका कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस है। एक भी गायब तो फिर सिस्टम अलग हो जाएगा। केवल ये परफेक्ट और ये रहेगा तो कंटिन्यूअस। यानी बिना V4 के आप कोई भी सेंटेंस कंटिन्यूअस में नहीं मान सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, V4 का मतलब क्या होता है? V4 मतलब आईएनजी फॉर्म। अगर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको नहीं दिखा तो वो ना तो कंटिन्यूअस होगा ना ही परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो 12 में से 6 टेंस तो ऐसे ही माइनस हो जाएंगे जब आपको आईएनजी वाला वर्ब नहीं मिलेगा। इसके बाद जो बाकी बचे हुए हैं उसमें आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख लेंगे तो प्रेजेंट सिंपल, विल शैल लगा होगा तो फ्यूचर सिंपल, और अगर आप वर्ब का सेकंड फॉर्म देख लेंगे तो पास्ट सिंपल। चलिए एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपने अभी इज एम आर, वाज वर, हैव हैज हैड सब देखा, ये अकेले भी आते हैं और हेल्पिंग वर्ब के, सॉरी मेन वर्ब के साथ भी आते हैं। तो जब आप इज एम आर, हैव हैज अकेले देखें, इसके साथ इनका मेन वर्ब ना हो तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाएंगे, और इनके साथ अगर मेन वर्ब आ जाएगा तो फिर ये इसके साथ वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इसके साथ वाला प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आप वाज वर या हैड को देखें तो आप ये समझ जाएं कि अगर इनके साथ मेन वर्ब रहा तो पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, लेकिन अगर इसके साथ कोई दूसरा इनका वाला मेन वर्ब नहीं रहा, इसका V4 नहीं रहा, इसका V3 नहीं रहा, तो ये सिंपली पास्ट सिंपल कहलाएंगे। तो ये प्रेजेंट सिंपल कहलाएंगे और ये पास्ट सिंपल कहलाएंगे। उसी तरीके से विल बी, शैल बी या विल हैव, शैल हैव, दोनों अगर इनके साथ इनका मेन वर्ब नहीं रहा तो ये फ्यूचर सिंपल कहलाएंगे। यानी ये तीनों अकेले हैं तो सिंपल हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। इसके साथ V4 लग जाए, इसके साथ V3 लग जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके साथ भी V4 लग जाए, इसके साथ V3 लग जाए तो ये पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। इसके साथ भी V4 लग जाए और इसके साथ V3 लग जाए तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट होंगे। तब तक ये सिंपल टेंस में ही माने जाएंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग टेंस का यूज करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये सीख लिया कि आप टेंस होता क्या है, टेंस पहचानते कैसे हैं, कौन से वर्ब फॉर्म से कौन सा टेंस बनता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि किस टेंस का इस्तेमाल हम लोग क्या बताने के लिए करते हैं, किस सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे, किस सिचुएशन में हम लोग पास्ट सिंपल लगाएंगे, किस सिचुएशन में हम लोग कंटिन्यूअस लगाएंगे, किस सिचुएशन में हम लोग परफेक्ट लगाएंगे। ये सारी बातें हम लोग रूल्स में पढ़ेंगे। आइए बात कर लेते हैं हम लोग यूजेज ऑफ टेंस की। किस टेंस को हम लोग कहां यूज करेंगे? यूजेज ऑफ टेंस। देखिए 12 टेंस होते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि 12 टेंस का मतलब ये कि सेम एक्शन अलग अलग टाइम में, समय जब चल रहा हो तब, जब उसके बारे में बात हो, जब वो बीत जाए तब, और जब वो होने वाला हो उससे पहले उसके बारे में बात किया जाए तब, तो एक ही एक्शन 3 अलग अलग टाइम में अगर आएंगे तो अलग अलग टेंस माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल लिखा कैसे जाता है और इसका यूज क्या होता है, पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल नॉर्मली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म से लिखा जाता है, या फिर डू डज का यूज किया जाता है, और इसके साथ हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। अब एक चीज दिमाग में बैठाइए आप लोग, V1 V5 दो वर्ब है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसका यूज आई, वी, यू, दे और प्लुरल नाउन्स के साथ होता है। और V5 का यूज हम लोग ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ करते हैं। या जितने भी दूसरे सिंगुलर और प्लुरल बताने वाले शब्द होंगे तो प्लुरल वालों को हम V1 के साथ और सिंगुलर बताने वालों के साथ V5 का यूज करेंगे। V5 और V1 के बनावट में क्या अंतर है?
V1 में जब हम लास्ट में S या ES लगा देते हैं तो ये बन जाता है V5। V1 में क्या लगा देते हैं? S या ES, तो ये बन जाता है V5। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि S कब लगाएंगे और ES कब लगाएंगे। नॉर्मली हम लोग S लगाते हैं, लेकिन जिस वर्ब के लास्ट में S हो, SH हो, CH हो, X हो, Z हो, O हो, Y हो, Y का हम रूल अलग से पढ़ेंगे, पहले इतना समझिए। इन सब के बाद हम लोग ES लगा देते हैं। O के साथ कंडीशन ये है कि O के पहले कोई वॉवेल नहीं होना चाहिए। अगर O के पहले कोई वॉवेल होगा तो सिंपली हम लोग S लगाएंगे। Y का रूल मैंने क्यों अलग कर दिया? क्योंकि देखिए, अगर Y के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो Y को हम लोग IES में बदल देते हैं, मतलब Y को बदल देंगे I में और ES लगा देंगे। लेकिन अगर Y के पहले कोई वॉवेल रहा, वॉवेल प्लस Y, तो सिंपली हम लोग S जोड़ देते हैं। जैसे प्ले, PLAY, प्ले में Y के पहले A है तो S लग जाता है, लेकिन ट्राई, TRY, Y के पहले R है तो Y को हम लोग I में बदल के ES लगा देते हैं, TRIES। उसी तरीके से पास तो पासेज, वॉश तो वॉशेज, टीच तो टीचेज, वेक्स तो वेक्सेज, स्नीज तो स्नीजेज, गो तो गोज। तो आप ये देख सकते हैं, ये बहुत बेसिक से रूल्स है जिसमें हम लोग ये बात करते हैं कि अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो V1 और V5 लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ V1, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 लगाते हैं। डू डज कब लगाते हैं? जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो या इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हम लोग डू डज का प्रयोग करते हैं। मैं थोड़ा सा रूल बताने से पहले डू डज के बारे में एक एक्स्ट्रा बात आप लोगों को बता दूं। देखिए, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इनमें हम लोग वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही सेंटेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो हम लोग डू डज और डिड का यूज करते हैं। तो जब हमारा वर्ब V1 होता है तो डू लगाते हैं, डू प्लस V1, यानी यहां नॉट लगाएंगे या डू को पहले लगाएंगे। V2 होगा तो डिड प्लस V1, और V5 होगा तो डज प्लस V1। एक बात यहां तय हो गई कि V1 तो अनचेंज्ड है, लेकिन V2 और V5 अकेले ही आएंगे तो V2 और V5 लिखे जाएंगे। अगर डू डज के साथ या डिड के साथ इनका यूज कर दिया जाए तो ये अल्टीमेटली V1 में चेंज हो जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग यूजेस की। अगर मैं प्रेजेंट सिंपल की बात करूं तो प्रेजेंट सिंपल का यूज कहां किया जाता है? तो प्रेजेंट सिंपल का मेन यूज होता है रिपीटेड एक्शंस। रिपीटेड एक्शंस, जहां एक्शन बार बार रिपीट हो रहा हो उसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल में, हाँ वो एक्शन अब रिपीट होना बंद मत हुआ हो, अभी भी रिपीट होता हो। जब हम किसी एक्शन के बारे में जनरल सेंस में बात करेंगे, जनरल सेंस का मतलब क्या होता है? जनरल सेंस का मतलब यह हुआ कि वो कार्य ना चल रहा है ना समाप्त हुआ है, लेकिन ऐसा होता है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, इट मीन्स ये जनरल सेंस में मैं बता रहा हूं, लेकिन अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ये कंटिन्यूअस सेंस है। मैंने कोई चैप्टर पढ़ाना खत्म कर दिया है, मैंने कोई काम शुरू करके समाप्त कर दिया है, तो इसको हम लोग फिनिश्ड या परफेक्ट सेंस कहते हैं। अब जरा सोचिए, कोई एक्शन होता है तो वो सिंपल, हो रहा है तो कंटिन्यूअस, समाप्त हो चुका है तो परफेक्ट, और चलते आ रहा है यानी कि कुछ हिस्सा उसका हो रहा है और कुछ हिस्सा अभी बाकी है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो रिपीटेड एक्शंस, जनरल सेंस के एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, सूरज पूरब में उगता है, मनुष्य मरणशील होता है, वगैरह वगैरह। इसके बाद आते हैं फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है। कोई भी किसी चीज का जो नेचुरल गुण है उसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। प्रोवर्ब्स, कहावतें, प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स, ये भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल में ही लिखते हैं। कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो हियर या देयर से शुरू होते हैं, एक्सक्लेमेशन है, हियर या देयर, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखे जाते हैं। लाइव कमेंट्री, लाइव कोई कमेंट्री चल रही हो उसे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखा जाता है। सचिन तेंदुलकर हिट्स द बॉल एंड द बॉल गोज टू द बाउंड्री फॉर 4 रन्स,
मैंने जो कमेंट्री की, ये कमेंट्री कंटिन्यूअस एक्शन को दिखा रही है, लेकिन बोल मैं किस टेंस में रहा हूं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। न्यूज की हेडलाइंस, न्यूज की जो हेडलाइंस होती है वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखी जाती है। तो अभी तक मैंने आपको बताया रिपीटेड एक्शंस, जनरल सेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स, प्रोवर्ब्स, हियर देयर वाले वाक्य, लाइव कमेंट्री, हेडलाइंस, हैबिट। किसी की आदत बतानी हो, किसी का रूटीन बताना हो, ऐसी आदत या ऐसा रूटीन जो अभी भी हो, उसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। तो अभी तक आपने जो देखा, ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट टेंस के नहीं होते लेकिन प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। जैसे कोई एक्शन फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा, लेकिन किस समय तक फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा ये बताने वाला जो वाक्य होगा, उस वाक्य को हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखेंगे। तो अगर फ्यूचर का कोई वाक्य हो, फ्यूचर का वाक्य ध्यान से देखिए, और वो इफ से शुरू हो, व्हेन से शुरू हो, बिफोर से शुरू हो, एज सून एज से शुरू हो, अनलेस से शुरू हो, इत्यादि, तो ये सारे वाक्य भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखे जाते हैं। इफ यू कम टू मी टुमारो आई विल हेल्प यू, यदि कल तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। व्हेन आई गो टू दिल्ली आई विल मीट हिम, जब मैं दिल्ली जाऊंगा मैं उनसे मिलूंगा। एज सुन एज आई रीच देयर आई विल गिव हिम दिस लेटर, जो ही मैं वहां पहुंचूंगा मैं उन्हें यह पत्र दे दूंगा। ही विल हैव रीच्ड देयर बिफोर आई गो देयर, मेरे वहां जाने से पहले वो लोग वहां पहुंच चुके होंगे, तो मैं भी वहां जाऊंगा, वो लोग भी वहां जाएंगे, लेकिन मेरे जाने से पहले वो पहुंच जाएंगे। तो कोई भी सेंटेंस जो फ्यूचर की बात कर रहा हो, तो फ्यूचर में अगर इन सारे शब्दों से वो वाक्य बना हो, उन सारे शब्दों से वो वाक्य शुरू हो, तो उसे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखा जाता है। तो आप फिर से मिला लीजिए, रिपीटेड एक्शंस, जनरल सेंस, यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट्स एंड प्रोवर्ब्स, हियर देयर, लाइव एक्शंस, लाइव कमेंट्रीज, न्यूज हेडलाइंस, हैबिट्स एंड रूटीन्स, ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। चलिए अब कुछ और बातें। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम आसानी से पहचान जाए कि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है? या अगर आपको कोई ऐसा सवाल मिले जिसमें आपको कोई ऑप्शन चुनना हो, या फिल इन द ब्लैंक्स वाले वाक्य हो, या एरर वाले वाक्य हो, तो कैसे हम उसमें अंदाजा लगाएंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है या होना चाहिए? तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनका यूज हम लोग नॉर्मली प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही करते हैं। देखिए, इसको आप कह सकते हैं नेवर टू ऑलवेज, नेवर टू ऑलवेज। इनके बीच में पढ़ने वाले जितने भी शब्द होते हैं सब के सब प्रेजेंट सिंपल टेंस में के लिए यूज किए जाते हैं। देखिए, नेवर, नेवर के बाद सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, occasionally, usually, often, sometimes, daily, generally, ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं वो इन दोनों के बीच में आते हैं। तो देखिए, नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, सेल्डम का मतलब शायद ही कभी, हार्डली, स्कार्सली और रेयरली का भी मतलब वही होता है, ना के बराबर, शायद ही कभी, यूजुअली सामान्यतः, जनरली सामान्यतः, ओकेजनली सामान्यतः, ऑफन कभी कभार, अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, डेली प्रतिदिन, ये सारे शब्द, और ऑलवेज हमेशा, ये सारे के सारे शब्द प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें से कुछ शब्द परफेक्ट टेंस में भी यूज होते हैं, जैसे मैं हमेशा उसकी मदद करता हूं, यानी अभी भी करता हूं, संभवतः आगे भी करूंगा। मैंने हमेशा उसकी मदद की है, तो मैं हमेशा उसकी मदद करता हूं, मैं भी हमेशा है, और मैंने हमेशा उसकी मदद की है, मैं भी हमेशा है, लेकिन दोनों अलग अलग टेंस हैं। एक प्रेजेंट सिंपल है, एक प्रेजेंट परफेक्ट है। इनमें से कुछ शब्दों का प्रयोग हम लोग कंटिन्यूअस में भी करते हैं, जैसे ऑलवेज का यूज। ऑलवेज का यूज हम लोग कंटिन्यूअस में करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग ऐसी आदतों को दर्शाने के लिए जो नेगेटिविटी हो, वो हमेशा गाली दे रहा है, वो हमेशा लेट आ रहा है,
यानी ये उसके अवगुण दर्शाए जा रहे हैं जिसको वो कंटिन्यूअस रिपीट कर रहा है। वो हमेशा रोता रहता है, ही इज ऑलवेज क्राइंग। नेगेटिव आदतों को दर्शाने के लिए हम लोग ऑलवेज यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअस में, लेकिन इसका ज्यादातर यूज हम लोग सिंपल टेंस में करते हैं और जरूरत पड़ने पर इसका यूज हम लोग परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। इसके अलावा भी कुछ शब्द हैं, जैसे एवरी। एवरी के साथ आप कोई भी समय सूचक शब्द लगा दीजिए, एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी मॉर्निंग, एवरी विंटर, एवरी समर, एवरी ईयर, एवरी मार्च, एवरी दिसंबर। आप एवरी के साथ कोई भी समय सूचक शब्द लगा दीजिए, इसका हम लोग यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही करते हैं। इसके अलावा वंस, ट्वाइस, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ये भी रिपीटेशन दिखाता है। आई टेक दिस मेडिसिन वंस अ डे, आई गो देयर ट्वाइस अ मंथ, आई मीट हिम वंस अ वीक। तो वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, मेनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स। तो ये जरूरत के अनुसार प्रेजेंट सिंपल में और कभी कभी जरूरत के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज किए जा सकते हैं। तो ये वो शब्द हैं जिनका यूज हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही जरूरत के अनुसार करते हैं। आइए बात करते हैं अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है कि काम चल रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्ब फॉर्म इज एम आर प्लस बिफोर। बिफोर मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब एक चीज आप लोगों को मैं बताऊं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हम लोग यूज करते हैं, क्यों करते हैं? जो काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहा हो, या जो काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ना भी चल रहा हो लेकिन बैकग्राउंड में चल रहा हो, यानी एक्शन at the time of speaking। अगर कोई एक्शन at the time of speaking चल रहा हो तो इस एक्शन को हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। कोई एक्शन at the time of speaking नहीं चल रहा हो लेकिन बैकग्राउंड में चल रहा हो, एक्शन इन बैकग्राउंड, या एक्शन, या यहां ऐसे यूज कीजिए द एक्शन रनिंग इन बैकग्राउंड। वह इन दिनों दिल्ली में रह रहा है, मैं इन दिनों बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आजकल मैं बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं। तो ये बातें मैं अगर किसी को बता रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं उस समय ये काम कर ही रहा हूँगा, लेकिन मैं ये काम बैकग्राउंड में चल रहा है, मैं ये काम कर रहा हूं, भले उस समय नहीं कर रहा हूं लेकिन ये काम प्रोसेस में है। इसलिए ऐसे एक्शंस को भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही लिखते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज हम लोग फ्यूचर के एक्शन के लिए भी करते हैं। ऐसे एक्शंस जिनके लिए पहले से प्लानिंग हो चुकी है, पहले से अरेंजमेंट हो चुका है। वे लोग कल दिल्ली जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, इट मीन्स उन्होंने पहले से इसकी प्लानिंग कर ली है, टिकट्स वगैरह सारी चीजें पहले से अरेंज हो चुकी है। मैं आज शाम दिल्ली के लिए निकल रहा हूं, आई एम लिविंग फॉर दिल्ली टुनाइट या इन द इवनिंग टुडे। इसका मतलब क्या? मैंने पहले से इसकी प्लानिंग कर ली है। मैं अगले सप्ताह की एक नई कार खरीद रहा हूं, इट मीन्स मैंने पहले से सब कुछ कर लिया है। हो सकता है पहले पैसे दे दिए हो, या हो सकता है मैंने बुकिंग करा ली हो। तो कोई भी एक्शन जो होने वाला है फ्यूचर में लेकिन श्योर है, उसकी अरेंजमेंट, उसकी प्लानिंग हो चुकी है, तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं। प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस, इनके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग उन शब्दों का जिनका यूज हम लोग नॉर्मली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। देखिए, वे सारे शब्द जो वर्तमान के समय को दर्शाए, नाउ अ डेज, दीज डेज, इवन नाउ,
जस्ट स्टिल एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट। इसके अलावा दो वर्ड्स और है, करेंटली एंड प्रेजेंटली, जिसको हम लोग इसमें भी यूज करते हैं और दूसरे टेंसेज में भी यूज करते हैं, इसलिए मैंने इतना ही लिखा है। ये सारे शब्द ये बता रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई एक्शन चल रहा हो। इसके अलावा कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, लुक, देखो, देखो कोई आ रहा है, लिसन, लिसन, somebody is singing, सुनो कोई गा रहा है, स्टॉप, स्टॉप, आई एम कमिंग देयर, रुको मैं वही आ रहा हूं। तो ये जितने भी वर्ड्स आपने देखा, नाउ, नाउ अ डेज, दीज डेज, इवन नाउ, जस्ट, स्टिल, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, लुक, लिसन, स्टॉप विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये भी सारे जो वर्ड्स हैं, ये भी सारी चीजें जो हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी अगर ये सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं तो आपका जो वर्ब है वो कंटिन्यूअस में होना चाहिए। जो मैंने प्रेजेंट सिंपल में बताया वो ये बताएगा कि अगर उन शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो वर्ब आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में होना चाहिए, और अगर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है तो वर्ब आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिले और नाउ लिखा हो तो आप यूजुअली उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही भरेंगे। लेकिन थोड़ा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि ये 100% ये आएगा तो यही होगा। कई बार नाउ का यूज हम लोग सिंपल टेंस में भी देखते हैं। आई वर्क इन अ बैंक, नाउ आई वर्क इन अ बैंक, अब मैं बैंक में काम करता हूं, यानी पहले कहीं और काम करता था लेकिन अब मैं बैंक में काम करता हूं। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि मैं इन दिनों बैंक में काम कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में नाउ का यूज अलग टेंस में ही कर सकता हूं, अलग टेंस में भी कर सकता हूं, आई मीन। चलिए, एक एक्स्ट्रा चीज जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने के लिए जानना अति आवश्यक है, इसके बिना आप अक्सर गलतियां कर सकते हैं। देखिए, एक्शंस जो होते हैं उनको हम लोग दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। स्टैटिक एक्शन, डायनामिक एक्शन, आप इसको मेंटल एक्शन भी कह सकते हैं और इसको आप फिजिकल एक्शन भी कह सकते हैं। मेंटल एक्शन एंड फिजिकल एक्शंस। तो जब आप इसको मेंटल एक्शन और फिजिकल एक्शन में बांटते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या है? फिजिकल या डायनेमिक एक्शन वे होते हैं जिसको करते हुए सामने वाला फील कर सकता है। मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे कोई देखेगा, मैं बोल रहा हूं तो कोई मुझे सुनेगा, तो समझ जाएगा कि मैं कोई ना कोई काम कर रहा हूं। लेकिन मेरे दिमाग में क्या विचार चल रहा है, मैं क्या फील कर रहा हूं, मेरी आंखों को क्या दिखाई दे रहा है और मेरे कान को क्या क्या सुनाई दे रहा है, ये कोई नहीं समझ सकता है। मैं क्या जानता हूं, मुझे क्या फील हो रहा है, मेरी क्या इच्छा है, ये कोई नहीं जानता है। तो कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिसे हम लोग स्टैटिक एक्शन कहते हैं, मेंटल एक्शन कहते हैं, जिसमें सी, हियर, फील, हैव, नो, होप, सीन, अपीयर, understand, believe, etc। जितने भी ऐसे वर्ब्स हैं जो आप मन ही मन करते हैं, जिसको करते हुए कोई आपको देख नहीं सकता है, जो समझ नहीं सकता कि आप इस तरीके का कोई एक्शन कर रहे हैं, उसे आप मेंटल एक्शन कहते हैं। लेकिन इसकी चर्चा यहां हुई क्यों? इसलिए हुई क्योंकि कोई भी नॉन फिजिकल एक्शन हो, स्टैटिक एक्शन हो, मेंटल एक्शन हो, उसे हम लोग एज अ वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते हैं। मैं तुम्हें जानता हूं, मैं बोल सकता हूं आई नो यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं, ये नहीं बोल सकता हूं। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये नहीं मैं बोल सकता हूं। हाँ, एक आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सी और हियर, हैव। देखिए, हैव का एक मतलब आपके अधिकार में कुछ होना होता है और एक मतलब कोई चीज खाना, ग्रहण करना या महसूस करना भी होता है। आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम हैविंग बाथ, यहां पे हैव का अर्थ पोजेशन नहीं है। पोजेशन के अर्थ में अगर हैव होगा तो आप उसको कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखेंगे। आई हैव अ कार, आई एम हैविंग अ कार नहीं। फील, अगर आप नॉर्मली कोई चीज महसूस कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं। थिंक, अगर आपके मन में कोई विचार चल रहा है
तो वो सिंपल टेंस में होगा। लेकिन अगर आप एफर्ट लगा के किसी चीज पे सोच रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। आई एम थिंकिंग अबाउट ओपनिंग अ न्यू बैच, मैं एक नया बैच शुरू करने की सोच रहा हूं। इसका मतलब सामने वाला मुझे देख के समझ रहा है कि मैं कुछ सोच रहा हूं, तो उस स्थिति में नहीं। हियर और सी, ये आपकी नेचुरल एबिलिटी है। हम कुछ देखते हैं या सुनते हैं, ये हमारी नेचुरल एबिलिटी है। लेकिन अगर हम एफर्ट लगा के कोई चीज सुनेंगे या देखेंगे तो उसके वर्ब भी बदल जाएंगे। आप सी की जगह लुक, वॉच, ऑब्जर्व, पीप, गेज, स्टेयर जैसे शब्द का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप एफर्ट लगा रहे हैं, सामने वाले को पता चल रहा है, तो उसका कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन सी का नहीं। उसी तरीके से हियर नेचुरल एबिलिटी है सुनने के, लेकिन अगर आप लिसन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब एफर्ट लगा रहे हैं, ध्यान लगाए हुए हैं, उस समय सामने वाले को पता चलेगा, तो आप लिसन को लिसनिंग लिख सकते हैं। लेकिन हियर को हियरिंग, सी को सीइंग एज अ नेचुरल वर्ब नहीं लिख सकते। लेकिन सी का अर्थ मिलना भी होता है, मिलने के अर्थ में सी का सीइंग हो सकता है, देखने के अर्थ में नहीं। हियर का अर्थ सुनना और सुनवाई, जो कोर्ट में सुनवाई होती है वो भी होता है। तो कोर्ट में सुनवाई के अर्थ में होगा तो हियरिंग होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, हियर मतलब सुनना, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, इट मीन्स मैं आपकी नेचुरल एबिलिटी की बात कर रहा हूं कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही। तो इन सारे वर्ब्स के साथ हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज अवॉइड करते हैं या नहीं करते हैं, उसकी जगह हम सिंपल टेंस में लिखते हैं इसको। तो बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो सिंपल और परफेक्ट में लिखे जा सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं लिखे जा सकते। तो ये सारे वर्ब्स ना तो कंटिन्यूअस में यूज होंगे और ना ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होंगे, ये हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ाई की। इसके बाद हम लोग परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ाई करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब फॉर्म हैव हैज प्लस V3, हैव हैज प्लस V3। V3 क्या होता है? V3 का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक्चुअली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक रेगुलर फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं ईडी लगाना। अगर आप किसी वर्ब के लास्ट में ईडी लगाएं, प्ले में प्लेड, ओपन में ओपेंड, जंप में जंप्ड, तो इसे रेगुलर फॉर्म कहा जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसका V2 और V3 जो है वो अलग अलग, जैसे रन का रन रैन रन, गो का गो वेंट गॉन, कम का कम केम कम, शट का शट शट शट। तो इरेगुलर फॉर्म्स और रेगुलर फॉर्म्स होते हैं जिसे आप किसी भी बुक से कंसल्ट करके देख सकते हैं। ज़्यादातर वर्ब्स ईडी लगा के V2 V3 बनते हैं। जिन वर्ब्स का V2 V3 सेम होता है उनमें भी डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे वर्ब्स जिनके साथ हैव हैज हैड का यूज किया गया है वो V3 होंगे, और ऐसे वर्ब्स जो अकेले आए होंगे वो V2 होंगे। अगर प्लेड अकेले आ गया तो V2 और हैव हैज हैड के बाद आया तो V3। आई प्लेड द मैच, मैंने मैच खेला। आई हैव प्लेड द मैच, मैं मैच खेल चुका हूं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों एक में एक V2 है और एक V3 है, एक हैव हैज हैड के साथ आया है और एक अकेला आया है। अब बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्शन जो समाप्त हो चुका है, एक ऐसा एक्शन जो रिसेंटली समाप्त हुआ है, हाल फिलहाल में खत्म हुआ है, या एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में कभी भी समाप्त हुआ हो लेकिन आपको जानकारी अभी चली है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई हैव लॉस्ट माई कीज, आई हैव लॉस्ट माई कीज, मेरी चाबियां खो गई हैं। ये बात अगर किसी ने कहा, एक और वाक्य लिखता हूं, आई लॉस्ट माई कीज, ये वाक्य पास्ट सिंपल है और ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट है। आई लॉस्ट माई कीज, मेरी चाबियां खो गई या खो गई थी। अगर मैं ये वाक्य बोलूंगा तो सामने वाले को ये अंदाजा नहीं लगेगा कि अभी तक मेरी चाबियां मिली हैं या नहीं मिली हैं। तो पास्ट सिंपल के वाक्य से मुझे ये नहीं पता चलता है कि प्रेजेंट स्टेटस उसका क्या है। लेकिन अगर मेरा प्रेजेंट स्टेटस किसी को पता चल गया, उसी पास्ट के एक्शन का प्रेजेंट स्टेटस सामने वाला समझ गया, जान गया, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मान लीजिए मैं अपने दरवाजे के सामने खड़ा हूं और इधर उधर देख रहा हूं, कोई मुझे देखा, अरे क्या हुआ, अंदर क्यों नहीं जा रहे हो, बाहर क्यों खड़े हो, तो अरे यार मेरी चाबियां खो गई हैं,
इट मीन्स उसको ये बात जब मैंने बताई तो उसको पता चल गया कि मेरी चाबियां मेरे पास नहीं है। लेकिन इस वाले वाक्य में सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि मेरी चाबियां अभी भी मेरे पास हैं या नहीं। आई लॉस्ट माई कीज लास्ट वीक, आई लॉस्ट माई कीज यस्टरडे, मैंने कल अपनी चाबियां खो दी थी। इट डजेंट मीन वेदर आई हैव माई कीज राइट नाउ और नॉट, मतलब मेरे पास मेरी चाबियां अभी है या नहीं है, इससे ये कंफर्म नहीं होता है। लेकिन मैं कहूंगा आई हैव लॉस्ट माई कीज, यानी मेरी चाबियां खो गई हैं, इट मीन्स एट प्रेजेंट आई डोंट हैव माई कीज। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या? ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ, अभी अभी खत्म हुआ, या पास्ट में कभी भी खत्म हुआ हो लेकिन मुझे जानकारी अभी मिली है, तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। ये एक बेसिक चीज है। अगर मैं आप लोगों को एक दो चीजें और बताऊं, जो एक्शन परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं लिखे जा सकते हैं, जैसा कि मैंने कंटिन्यूअस में आपको बताया था कि कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक एक्शन होते हैं। तो फिर उसको लिखेंगे किस में? तब उसको हम उसे परफेक्ट में लिखेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, आई हैव नोन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन ठीक इसके विपरीत मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। तो मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, इसमें मैंने ये बताया कि मैंने 10 वर्ष पहले काम शुरू किया था और अभी भी चल रहा है और संभवतः आगे भी चलेगा। उसी तरीके से मैंने ये कहा कि मैं तुम्हें जानता हूं और मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, इसका मतलब ये कि मैंने तुम्हें पहली बार तुम्हारे बचपन में जाना था या मेरे बचपन में जाना था और अभी भी जानता हूं। लेकिन दोनों एक्शन में अंतर क्या है? टीचिंग एक डायनेमिक एक्शन है, लेकिन नो, जानना एक स्टैटिक एक्शन है। मैं कहूंगा आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, मेरे पास तो 10 वर्षों से कार है या लंबे समय से कार है। आई हैव हैड अ कार फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, मैं 15 मिनट से खा रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग फॉर 15 मिनट्स। वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, वह सुबह से सो रहा है, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन मैं कहूंगा मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, लेकिन मेरे पास तो कार लंबे समय से है, आई हैव हैड अ कार फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव नोन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन अ टीचर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं लंबे समय से एक शिक्षक हूं। तो जब आप स्टैटिक एक्शन को डायनेमिक में लिखते हैं, सिंस फॉर का यूज करते हैं, तो सेंटेंस सिंपल से परफेक्ट में और कंटिन्यूअस से परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मैं आपको एक चीज और एग्जांपल देता हूं, आप टेंस को नंबरिंग करके देखिए। ये सिंपल है, 2 नंबर पर कंटिन्यूअस है, 3 नंबर पर परफेक्ट और 4 नंबर पर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये रिपीटेड एक्शन दर्शाता है, ये वर्तमान में चल रहे एक्शन को दर्शाता है। ये रिपीटेड एक्शंस या जनरल सेंस में ये वर्तमान में चल रहे हैं। इस एक्शन को जब हम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये अक्सर रिपीट होता रहता है। इस एक्शन की बात करें यानी ये चल रहा है, तो ये चलते चलते जब समाप्त हो जाएगा तो परफेक्ट में आ जाएगा। लेकिन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में काउंट किया जाएगा। तो ये नॉर्मली चल रहा है, बार बार रिपीट होता है तो सिंपल, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है कंटिन्यूअस, जैसे ही समाप्त हो गया परफेक्ट। लेकिन समाप्त नहीं हुआ, कंटिन्यूअसली चले जा रहा है और आगे भी चले जा रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन एक और बात, इसको आप ऐसे भी समझिए कि अगर कोई एक्शन सिंपल में है और वो एक स्टैटिक वर्ब को दर्शा रहा है या किसी कंटिन्यूटी को नहीं दर्शा रहा है, तो जब उसके साथ आप समय सूचक शब्द लगाते हैं, लंबे समय से, सुबह से, शाम से, तो आप उसको यहां से लेके परफेक्ट में लेके चले जाते हैं। यानी जैसे ही सिंपल एक्शन के साथ आप सिंस या फॉर जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, वो परफेक्ट में चला जाता है। और अगर कंटिन्यूअस एक्शन के साथ आप सिंस फॉर का यूज करते हैं, कंटिन्यूअस एक्शन के साथ सिंस फॉर, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। आई एम टीचिंग तो आई हैव बीन टीचिंग, आई एम अ टीचर तो आई हैव बीन अ टीचर, आई एम ईटिंग आई हैव बीन ईटिंग, आई नो आई हैव नोन, आई हैव तो आई हैव हैड। अच्छा, आई एम हैविंग माई डिनर तो आई हैव बीन हैविंग माई डिनर, लेकिन आई हैव अ कार तो आई हैव हैड अ कार। तो जब भी आप किसी सेंटेंस को सिंपल में लिखते हैं तो उसका परफेक्ट बना सकते हैं, लेकिन जिसका कंटिन्यूअस लिखते हैं उसका परफेक्ट कंटिन्यूअस बना सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए, तो परफेक्ट टेंस का यूज किस में हुआ? ऐसा एक्शन जो या तो अभी हाल फिलहाल खत्म हुआ हो या ऐसा एक्शन जो पास्ट में खत्म हो गया हो, उसके बारे में हमें पता अभी चला। इसमें भी कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सेंटेंस किस टेंस में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए until now,
until now या until the present। आप yet का यूज करते हैं, आप already का यूज करते हैं, just का यूज करते हैं, आप so far का यूज करते हैं, आप recently का यूज करते हैं, आप lately का यूज करते हैं। lately का भी मतलब होता है हाल फिलहाल में, और recently का भी मतलब होता है हाल फिलहाल में। आप up to now का यूज करते हैं, आप दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, इस तरीके के फ्रेजेस का यूज करते हैं या सेंटेंसेस का यूज करते हैं। ये सब के सब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात बताते हैं कि आपका जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। आप सिंस लगाइए, फॉर लगाइए, ये भी। इसके अलावा आप प्रेजेंट सिंपल वाले वर्ड्स ऑलवेज लगा सकते हैं, ऑफन लगा सकते हैं, समटाइम्स और यूजुअली जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये जितने शब्द आपने देखे, ये नीचे वाले ये दोनों या इसके आगे ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, ये प्रेजेंट सिंपल में भी आते हैं, परफेक्ट में भी आते हैं। ये परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में आते हैं। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिनिश्ड एक्शन को दर्शाएगा या पास्ट के ऐसे एक्शन को दर्शाएगा जिसमें प्रेजेंट का कोई सेंस छुपा हो, प्रेजेंट का कोई यूज छुपा हो, या सामने वाले को अभी अभी पता चला हो। एक आपको कॉशन याद रखना है, एक चेतावनी या सावधानी कहिए कि पास्ट का टाइम बताने वाला कोई भी शब्द अगर यूज हो गया तो सेंटेंस पास्ट सिंपल में चला जाएगा, उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिखेंगे। अगर मैंने यस्टरडे का यूज कर लिया, यस्टरडे की जगह लास्ट नाइट का यूज कर लिया, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस नाइट का यूज कर लिया, या पास्ट के किसी ईयर या पास्ट के किसी भी समय का यूज कर लिया, व्हेन का यूज कर लिया, तब वो सेंटेंस गलती से भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं लिखा जाएगा, तब वो पास्ट सिंपल में लिखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसकी बनावट मैंने आपको बताई, हैव, हैज प्लस बीन प्लस बिफोर। मैंने आपको पहले भी बताया कि हैव, हैज प्लस बीन परफेक्ट होता है, और बीन के साथ जब बिफोर जुड़ जाता है तो ये कंटिन्यूअस हो जाता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में एक बेसिक डिफरेंस है, और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक बेसिक डिफरेंस है। दो डिफरेंसेज आप समझ जाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई अतिरिक्त रूल नहीं है। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये डिफरेंस है कि कंटिन्यूअस सिर्फ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो एक्शन चल रहा है उसकी बात करता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट में शुरू हुए उस एक्शन की बात करता है जो शुरू तो पास्ट में हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी की बात कर रहा हूँ, और मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 घंटे पहले शुरू हुए एक्शन की बात कर रहा हूँ जो अभी भी चल रहा है। आई एम टीचिंग नाउ बट आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर। और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है? परफेक्ट में वैसे एक्शन को दर्शाया जाता है जो शुरू होकर खत्म हो चुके हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो शुरू तो हुए हैं लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, या खत्म भी हुए हैं तो उनका असर खत्म नहीं हुआ है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो दोनों में यूज किए जाते हैं, जैसे आई हैव बीन लिविंग या आई हैव लिव्ड। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years या आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years या आई हैव वर्कड हियर फॉर 10 years। कुछ ऐसे वाक्य हैं जो आप दोनों टेंस में लिखेंगे, इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है। नॉर्मली सिंस और फॉर का यूज हम लोग परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में करते हैं। इसके अलावा ऑल डे, ऑल ईयर, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। जैसे इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, पूरे दिन से बारिश हो रही है, यानी पूरे दिन बारिश हो रही है, यानी बारिश शुरू भी हुई थी और अभी तक रुकी भी नहीं है। इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक डिफरेंस और है कि अगर आप नॉन एक्शन सेंटेंसेज या स्टैटिक एक्शन वाले सेंटेंसेज की बात करते हैं तो सिंपल और परफेक्ट में लिखा जाता है, और डायनेमिक एक्शन होगा तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा जा सकता है। जैसे आई एम टीचिंग तो आई हैव बीन टीचिंग, बट आई एम अ टीचर, आई हैव बीन अ टीचर। आई एम इल, आई हैव बीन इल। ही इज इन हॉस्पिटल, ही हैज बीन इन हॉस्पिटल।
तो अगर नॉन एक्शन सेंटेंस रहेगा तो उसको ना तो आप कंटिन्यूअस में दिखा सकते हैं ना परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसको आप सिंपल और परफेक्ट में दिखा सकते हैं। सिर्फ डायनेमिक एक्शंस को आप कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल्स, उसमें यूज होने वाले कॉमनली यूज्ड वर्ड्स और उनके यूजेज, उनके वर्ब फॉर्म्स के बारे में सीख लिया है। अब हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में पास्ट के रूल्स और फ्यूचर के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट के रूल्स में बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पास्ट सिंपल टेंस जो है वो पास्ट की घटी हुई किसी भी घटना को दर्शाता है। पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो ये दर्शाता है कि पास्ट के किसी दूसरे घटना के समय कोई दूसरी घटना चल रही थी। पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस में एक डिफरेंस ये भी है कि पास्ट सिंपल वैसी घटना होती है जो बोलने वाले के सामने शुरू होकर खत्म भी हो गई, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस वैसी घटना होती है जो बोलने वाले के सामने शुरू तो हुई लेकिन खत्म नहीं हुई थी। जब मैंने उसे देखा वो बस की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने देखा कि उसने सड़क पार किया, तो मैंने उसे देखा कि उसने सड़क पार किया, इसने उसको सड़क पार करना शुरू करते और खत्म करते दोनों मैंने देखा, तो उसने सड़क पार किया, ये सिंपल टेंस हुआ। लेकिन मैंने देखा कि वो बस की प्रतीक्षा कर रहा था, तो मैंने देखा ये छोटा एक्शन था, लेकिन बस की प्रतीक्षा करना कोई छोटा एक्शन नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे जाने के बाद उसे कब बस मिली या अभी तक मिली है कि नहीं। तो पास्ट की छोटी घटनाएं पास्ट सिंपल, पास्ट की जो लंबी घटनाएं वो पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट तब यूज किया जाता है जब पास्ट की कोई घटना दूसरे पास्ट की घटना यानी उससे पहले की घटना के बारे में बता रही हो। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर बाद में आया, रोगी पहले मरा, तो पास्ट की एक घटना यानी डॉक्टर का आना उससे पहले हुई घटना के बारे में बता रहा है कि रोगी मर चुका था। वैसे भी पास्ट ऑफ द पास्ट और प्रेजेंट ऑफ द पास्ट और सिंपली पास्ट, पास्ट को हम लोग पास्ट सिंपल कहते हैं। चलिए मैं इसका एक बेसिक डिफरेंस आप लोगों को बता ही दूं। एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट ऑफ द पास्ट। और एक होता है पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट मतलब पास्ट सिंपल V2, प्रेजेंट ऑफ द पास्ट मतलब कोई घटना घटी पास्ट में लेकिन हमको पता अभी चली है, यानी हैव हैज प्लस V3। और पास्ट ऑफ द पास्ट का मतलब कोई घटना पास्ट में घटी और उससे पहले एक घटना पास्ट में घटी। तो दो घटनाओं को जब पास्ट में कंपेयर करते हैं तो जो पहले घट गई उसके लिए पास्ट परफेक्ट और जो घटना बाद में घटी उसको पास्ट सिंपल कहते हैं। तो पास्ट ऑफ द पास्ट कहते हैं हम लोग हैड प्लस V3। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पास्ट में दो घटनाएं हुई, डॉक्टर भी आया, रोगी भी मरा, लेकिन घटना पहले कौन घटी? रोगी का मरना, तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और जो घटना बाद में घटी उसे हम लोग पास्ट सिंपल टेंस में लिखेंगे। और पास्ट में कोई घटना गई, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी आया, उसने रोगी का हालचाल पूछना शुरू किया, उसको ये नहीं पता कि रोगी कई घंटे पहले मर गया है, तो उसने बोला अरे रोगी कैसा है? मेरा रोगी तो मर चुका है। रोगी मर चुका है इट मीन्स घटना पास्ट में घटी लेकिन उसको पता अभी चला। द पेशेंट हैज डाइड या द पेशेंट हैज ऑलरेडी डाइड। कब मरा? 2 घंटे पहले मरा। द पेशेंट डाइड 2 hours अगो, 2 घंटे पहले मरा। डॉक्टर साहब कब आए? डॉक्टर साहब 1 घंटा पहले आए हैं। इट मीन्स डॉक्टर भी 1 घंटा पहले, द डॉक्टर केम एन आवर अगो बट द पेशेंट डाइड 2 hours अगो। इट मीन्स द पेशेंट हैड डाइड या द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो पास्ट, प्रेजेंट ऑफ द पास्ट और पास्ट ऑफ द पास्ट। और एक और बेसिक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, ए से पहले बी हो चुका था। ये जो सेंटेंस है ये आपको दर्शाता है पास्ट परफेक्ट की बात को। तो ए चला जाता है इधर, बी चला आता है इधर, से पहले के लिए हम लोग लगाते हैं बिफोर। अब आप जरा गौर करिए, बी बिफोर ए यानी बी वाली जो घटना थी वो ए से पहले हो गई थी, तो इसको ही हम लोग लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में और इसको हम लोग लिखते हैं पास्ट सिंपल में। और अगर से पहले की जगह के बाद हो तो उल्टा हो जाता है। अगर यहां से पहले की जगह के बाद हो तो पहले वाला पास्ट सिंपल में और बाद वाला पास्ट परफेक्ट में। रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया और रोगी के मरने से पहले डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था,
तो दोनों सेंटेंसेस में बस से पहले और के बाद का अंतर है। तो से पहले होगा तो ऐसे और के बाद वाला होगा तो उल्टा सिचुएशन। तो पास्ट सिंपल, पास्ट की छोटी सी घटना या पास्ट की कोई ऐसी घटना जो पास्ट में घट गई, शुरू भी हुई और खत्म भी हो गई। हम लोगों ने 4 घंटे क्रिकेट खेला, वी प्लेड क्रिकेट 4 आवर्स, यानी खेला भी और समाप्त भी हो गया। जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे उसी दौरान तुम्हारा फोन आया था, इसीलिए मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। इट मीन्स इन बिटवीन अ बिगर वर्क अ स्मॉलर वर्क हैपेंड, यानी एक बड़े काम, एक लंबे काम के बीच में कोई छोटी छोटी घटना हुई तो वो पास्ट सिंपल, और जो घटना देर तक चली वो पास्ट कंटिन्यूअस। और जो 2 घटनाएं पास्ट में घटी उसमें से जो पहले घटी वो परफेक्ट, जो बाद में घटी वो पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट सिंपल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही पास्ट फॉर्म समझ लीजिए। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, जब तुम मुझसे मिले थे तब मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। तो पास्ट की कोई घटना पास्ट के किसी दूसरी घटना के समय 2 घंटे से चल रही थी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और कोई घटना अभी 2 घंटे से चल रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई घटना पास्ट में चली, पास्ट में हुई और आज पता चला, प्रेजेंट परफेक्ट। कोई घटना पास्ट में हुई, सिर्फ उसकी नॉर्मल चर्चा हुई तो पास्ट सिंपल। पास्ट की कोई घटना घटी और उससे भी पहले कोई घटना पास्ट में घटी तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट और अभी वाला बाद वाला पास्ट सिंपल। तो इस तरीके से आप पास्ट की बात कर सकते हैं। फ्यूचर की भी अगर आप बात करना चाहें तो फ्यूचर में कोई काम रैंडमली हो, बिना किसी तैयारी के हो, या आपको लगता है कि कोई काम होगा पास्ट फ्यूचर में, या आप बात करते समय ही अचानक से निर्णय ले लें तो व्हील शेल लगा के आप फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं। आई विल गो टू पटना, आई थिंक दे विल कम टुडे, तो ऐसा आपको लगता है, आप श्योर नहीं है। पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर के किसी समय पर कोई दूसरा कार्य चल रहा होगा ये बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट, कोई काम फ्यूचर के किसी समय तक पूरा हो चुका होगा, तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले वे लोग आ चुके होंगे। दे विल हैव अराइव्ड बिफोर यू गो देयर या बिफोर यू कम। तो फ्यूचर की कोई घटना घट जाएगी एक घटना के बाद या एक घटना से पहले, तो जो घटना पहले घट चुकी होगी वो फ्यूचर परफेक्ट, और जो घटना बाद में घटेगी उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। अभी आपने देखा, जो अगर मान लीजिए मैंने कहा ए से पहले बी हो चुका होगा, तो एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे भी वही घटना है, ए इधर बी इधर, बीच में बिफोर, लेकिन अंतर बस ये है कि जो घटना पहले घट जाएगी फ्यूचर में वो फ्यूचर परफेक्ट, और जो घटना बाद में घटेगी वो प्रेजेंट सिंपल, सिंपली। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वही चीज है, कोई काम फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर के किसी दूसरे टाइम तक चल रहा होगा तो उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। तो प्रेजेंट और पास्ट के जैसा ही रूल है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस अंतर ये है कि हम फ्यूचर के वर्ड्स यूज करेंगे। मैं एट दिस टाइम प्रेजेंट, लास्ट टाइम पास्ट और नेक्स्ट टाइम फ्यूचर, टुडे प्रेजेंट, लास्ट डे पास्ट और टुमारो फ्यूचर। मैं कहूंगा एट द मोमेंट आई एम टीचिंग या एट दिस टाइम, तो एट दिस टाइम प्रेजेंट, एट दैट टाइम पास्ट, एट दैट टाइम टुमारो या एट दिस टाइम टुमारो फ्यूचर। हाँ, एक अंतर होता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस का यूज नहीं करते हैं, हम वहां पे फ्रॉम का यूज करते हैं। सिंस हमेशा पास्ट से शुरू हुए वाक्य के लिए यूज किया जाता है, फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही चल रहा होगा उसके लिए सिंस की जगह फ्रॉम लगाते हैं। बाकी सारे रूल्स बहुत बेसिक से हैं, ज्यादातर रूल्स प्रेजेंट और पास्ट के लिए होते हैं। फ्यूचर में 2 बातें आप लोगों को याद रखनी है कि फ्यूचर परफेक्ट में बाई प्लस टाइम का यूज किया जाता है, फ्यूचर के जितने भी वर्ड्स होंगे वो फ्यूचर टेंस में यूज होंगे। एक बेसिक रूल मैंने प्रेजेंट सिंपल में बताया कि ऐसे सारे काम जो फ्यूचर में होंगे लेकिन उसके साथ इफ व्हेन जैसे शब्दों का प्रयोग होगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। फ्यूचर का काम जो प्लान्ड होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा जाएगा, जिसका टाइम टेबल निर्धारित होगा, जो टाइम टेबल के अनुसार चल रहा होगा एक्शन, जो फिक्स्ड टाइम पे होगा उसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे। द क्लास स्टार्ट्स टुमारो, द क्लास स्टार्ट्स ऑन मंडे, विल नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो ये बेसिक रूल्स है, मैंने आप लोग को बता दिया ताकि आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। बाकी आप लोग किताबों से कंसल्ट करके चीज़ों को समझ सकते हैं। थैंक यू।